गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं जूट। जूट है वो भी एक वानस्पतिक रेशा है। इससे पहले 2 वानस्पतिक रेशे हम पढ़ चुके हैं, कॉटन और लिनन। ठीक है, अब तीसरा हमारा वानस्पतिक रेशा आ रहा है जूट। जूट जो है वो भी लिनन के समान पौधे के तने से प्राप्त होता है। जूट के रेशे पीले रंग के होते हैं व इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। रेशे छूने पर चिकने परंतु कड़किले का मतलब आसानी से मोड़ने पे टूट जाते हैं। जैसे अपन जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं मूंज, जो बोलते हैं ना, जो जैसे मूंज की रस्सी के जो हम चारपाई वगैरह बनाते हैं, खाट वगैरह बनाते हैं, तो वो जो होते हैं वो जूट होते हैं। इसके रेशे उलझे हुए व असमान होते हैं। फलसे इनसे कड़े, खुरदरे और टाइट जो वस्त्र होते हैं वो बनाए जाते हैं। इनके रेशे मजबूत नहीं होते, जिसके कारण इनका उपयोग वस्त्र निर्माण में नहीं किया जाता है। परंतु इनसे अनेक उपयोगी चीज़ें जैसे बोरे, गांठें बांधने हेतु रस्सियाँ, टाट, सस्ते दामों की चटाइयाँ, बरलेप आदि बनाए जाते हैं। इसके रेशे जो है वो अन्य रेशों के साथ मिश्रित करके वस्त्र भी बनाए जा सकते हैं। लिनन के साथ जूट के रेशों को मिलाने से दरियाँ, कालीन, पर्दे, सोफे व कुर्सी पर बिछाए जाने वाले वस्त्र आदि भी तैयार किए जाते हैं। मतलब जूट से बने रेशे हम पहनने के पर्पज से हम काम में नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे उपयोगी वस्त्र इससे बनाए जा सकते हैं। प्राचीन काल से ही जूट की खेती भारत व बांग्लादेश में होती आ रही है। बांग्लादेश से प्राप्त जूट उत्तम श्रेणी एवं उच्च कोटि का होता है। जूट उत्पादन में बांग्लादेश का प्रथम स्थान है। अब देखो, जूट का उत्पादन मतलब कौन कौन सी प्रोसेस एक जूट के उत्पादन में होती है। तो सबसे पहली है जूट की खेती। जूट की खेती उष्ण एवं नम वातावरण में होती है। इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। जूट का पौधा वार्षिक होता है। इसके पौधे की लंबाई 6 से 12 फीट तक होती है। संपूर्ण पौधे में केवल एक ही तना होता है, जिसकी मोटाई अंगुली के बराबर होती है। मतलब अपने अंगुली की जो चौड़ाई होती है उस चौड़ाई का ये पौधा होता है। इसमें फूल आते हैं। फूलों को मुरझाने के पश्चात इन्हें जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। जैसे लिनन के पौधे को हम जड़ सहित उखाड़ते हैं, उसी तरीके से जूट के पौधे को भी जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। उसके बाद में सावधानी पूर्वक इससे पत्ते व अन्य जो गंदगियाँ होती है उनको साफ किया जाता है। इसके बाद पौधे को बंडल में बांधकर इन्हें धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे पत्ते और फूल झड़कर अलग हो जाते हैं। सुखाने के बाद की जो प्रोसेस होती है वो होती है गलाना। जैसे लिनन के पौधे को भी हमने गलाया था, उसके लिए हमने 4 विधियां प्रयोग में ली थी। पानी के द्वारा, ओस के द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा और चौथी थी यांत्रिक विधि द्वारा। तो ये चारों ही विधियों को प्रयोग में लेके हम जूट के पौधे को भी गलाते हैं। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है गलाना। लिनन के समान ही इसके पौधे से भी रेशे प्राप्त करने के लिए इन्हें पानी में गलाया जाता है। पौधे को बंडल में बांधकर धीमी प्रवाह से बहने वाले पानी में, मतलब जहाँ धीरे धीरे पानी का प्रवाह होता रहता है, उसमें छोड़ दिया जाता है, या फिर बड़े टैंक या तालाब में 12 से लेकर 15 दिन तक डुबो कर रखा जाता है। पानी में डूबे रहने से खमीरीकरण, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है एवं इसमें जीवाणु पनप जाते हैं। और वो जीवाणु क्या करते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियाँ कौन कौन सी जो हमें हटानी है, तो उसमें कौन कौन सी हम मान के चलेंगे, सेलुलोज, पैक्टिन, गोंद आदि जो होती है उनको जो जीवाणु होते हैं वो खा जाते हैं। फलतः जो छाल होती है वो गलकर तने से अलग हो जाती है। गलाने की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अत्यधिक गलने से रेशे की गुणात्मकता में कमी आती है, साथ ही इसका प्राकृतिक रंग भी खराब हो जाता है। और कम गलने की दशा में छाल जो होती है वो रेशे से अलग नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना चाहिए कि गलाने का समय जो होता है वो निश्चित होना
चाहिए। तो जो रेशा होता है वो न तो ज़्यादा गलना चाहिए और ना ही कम गलना चाहिए। चौथा पॉइंट आ रहा है तोड़कर व कूटकर रेशे अलग करना। गलने के बाद जो छाल होती है उसको हटा दिया जाता है। तो जूट के नरम व भीगे पौधों को धूप में सूखने हेतु डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ सीमा तक रेशे तने से अलग हो जाते हैं। इसके पश्चात तनों को बेलनों के मध्य से होकर गुजारा जाता है। 2 रोलर होते हैं, ऐसे 2 रोलर होते हैं। उन रोलर के बीच में से जो होता है वो तनों को गुजारा जाता है, जिससे तने के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और रेशे अलग हो जाते हैं। कूट कर रेशे प्राप्त करने के लिए इन्हें हाथों से अथवा बेलनाकार मशीनों में से निकालकर पैडल की सहायता से घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया से रेशे तनों से अलग हो जाते हैं। अगला आ रहा है कताई करना। जूट के रेशे अभी बताया था कड़े व कड़कीले होते हैं, मतलब टाइट भी होते हैं और हल्का सा दबाव पड़ने पे टूट भी जाते हैं। इनमें तन्यता, प्रतिस्कंदता, लचक एवं प्रत्यास्थता का सख्त अभाव होता है। मतलब वानस्पतिक रेशों के जो गुण होते हैं वो सभी में लगभग एक जैसे ही पाए जाते हैं। तो इस कारण इनकी कताई करना कठिन होता है। अतः कताई से पूर्व इन्हें चिकना, मुलायम एवं नरम बनाया जाता है। जूट के रेशों में मोम का अभाव होता है, साथ ही रेशे अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं और शीघ्रता से आग भी पकड़ लेते हैं। कताई से पूर्व उनमें तेल तथा पानी लगाकर तब तक रोलर के बीच से गुजारा जाता है जब तक कि वांछित चिकनापन और मुलायमियत न आ जाए। मतलब रेखा जो होता है वो एकदम सॉफ्ट और चिकना न हो जाए। रोविंग फ्रेम की सहायता से इसके सूत तैयार किए जाते हैं, जिन्हें बॉबिन पर लपेटा जाता है। अब यह सूत बुनाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लास्ट स्टेप आ रहा है हमारा बुनाई करना। जूट के धागे बन जाने के पश्चात भी इससे बुनाई करना कठिन होता है, फलतः इससे मोटे और खुरदरे वस्त्र ही तैयार किए जाते हैं। अभी बताया है पहनने के पर्पज से हम जूट से वस्त्र तैयार नहीं कर सकते हैं। अगला आ रहा है जूट की विशेषताएं उपयोग। उत्तम कोटि का जूट चमकदार, कोमल एवं आकर्षक होता है। ये हल्के पीले रंग का होता है। इसका विरंजन करना कठिन होता है, परंतु आजकल इसे भी विरंजित किया जाता है। जूट के जो रेशे होते हैं वह अधिक ताप एवं नम वातावरण में नष्ट हो जाते हैं। इन पर सूक्ष्म जीव भी अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। नमीयुक्त वातावरण में सूक्ष्म जीव इन्हें नष्ट कर डालते हैं। खनिज अम्लों के संपर्क में आकर जूट के वस्त्र गल जाते हैं। अत्यधिक तीव्र क्षार का प्रभाव भी इस पर हानिकारक होता है। इससे रेशे निर्बल होकर कमज़ोर हो जाते हैं। मतलब क्षार का भी इस पर प्रभाव पड़ता है और अम्ल का भी इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नमीयुक्त वातावरण में सूक्ष्म जीवों से भी ये आसानी से नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे रेशे जो होते हैं उनकी कार्य क्षमता कम होती है। जूट को रंगकर इनसे विभिन्न उपयोगी चीज़ें जैसे थैले बनाए जा सकते हैं। जूट का अधिक उपयोग बोरी, कट्टे, दरी, रस्सियाँ आदि में होता है। आजकल ब्लीच किए हुए जूट का उपयोग सूती वस्त्र निर्माण में ताने व बाने के बीच रिक्त स्थान को भरने के लिए भी किया जाता है। मतलब जैसे ताना होता है, ये ताना है और ये बाना होता है। इनसे जो वस्त्र बनते हैं तो इनमें जो बीच में रिक्त स्थान होता है, इन रिक्त स्थान को भरने के लिए भी हम जूट के रेशे को उपयोग में ले सकते हैं। इससे जल अवरोधक, अग्नि अवरोधक आदि वस्त्रों का निर्माण भी किया जाता है। देखो बेटा, ये हो गया आपका जूट कंप्लीट। जूट के साथ ही आपके कोर्स में जो 3 वानस्पतिक रेशे हैं वो तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। जानता रेशा जो ऊन है, ऊन के नोट्स हमारे चल रहे हैं और ऊन का जो कंप्लीट वीडियो है वो मैं कल आपको सेंड कर दूँगी।